दहेज कानून के नाम पर प्रताड़ना के मामले पहले भी आते रहे हैं और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे मामलों पर चिंता जाहिर करता रहा है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न कानून का जिक्र करते हुए इसके दुरुपयोग पर चिंता जताई। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि दहेज उत्पीड़न मामलों में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के क्या मायने हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। दहेज कानून की आड़ में न केवल लड़कों बल्कि उनके परिवार वालों को घसीट लिया जाता है, जिससे कई बार पूरे परिवार की जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए बीत जाती है। बदलाव लाया जाए, कुछ न कुछ संशोधन इसमें आवश्यक है। जिस ढंग से इसका दुरुपयोग हो रहा है, व्यापक दुरुपयोग हो रहा है इस प्रोविजन का, उसमें सारे रिश्तेदारों को फंसा दिया जाता है। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मामा मामी, नाना नानी, मामा मौसा मौसी तक चला जाता है। तो अब ये मेरे समझ से बदलाव ये होना चाहिए कि एक प्रोविजन होना चाहिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट घरेलू विवाद में झूठे मुकदमों में फंसाने पर चिंता जाहिर कर चुका है। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 498A का दुरुपयोग रोकने के लिए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जांच पड़ताल के बाद ही पुलिस गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा साल 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए और कहा था कि अगर किसी महिला के साथ क्रूरता हुई है तो उसे क्रूरता करने वालों के बारे में भी बताना होगा। पीड़ित महिला को साफ बताना होगा कि किस समय और किस दिन उसके साथ पति और उसके ससुराल वालों ने किस तरह की क्रूरता की है। केवल ये कह देने से ये साबित नहीं होता कि क्रूरता हुई है। इससे धारा 498A का मामला नहीं बनता है। कोई भी घटना या कोई वेलफेयर कमेटी, जैसे कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने भी कहा था, बाद में वो फैसला निरस्त हो गया कि एक उस ढंग का कोई न कोई एक सामाजिक कोई समिति होनी चाहिए जो पहले इंक्वायरी करे कि घटना में कितना % सत्य है भी कि नहीं है, कि किन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, और आवश्यक है कि नहीं कि FIR या कोई कंप्लेंट लॉन्च किया जाए, मीडिएशन से सॉल्व हो जाए तो मीडिएशन में उसको भेज दिया जाए। ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर धारा 498A के तहत क्या कानून है। दरअसल भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड की धारा 498A को 1983 में विवाहित महिलाओं के खिलाफ हो रही क्रूरता और उत्पीड़न को रोकने के लिए लागू किया गया था। इस कानून के तहत घर में रहने वाली महिला की स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, शरीर के अंग या मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया नहीं जा सकता। इस कानून में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन हिंसा को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, एक शादीशुदा महिला को दहेज के लिए भी प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। इस कानून के तहत एक महिला ही शिकायत कर सकती है। इस कानून की धारा 2A के तहत कोई पुरुष किसी महिला के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट से वेरियस जजमेंट आई है जिसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेटिव को बोला है, कई बार ये अपनी तरफ से ये राय भी दी है कि आप इस सेक्शंस की तरफ फीमेल जेनरिक जितने भी सेक्शन है, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, उसको आप एक बार रिव्यू कीजिए, उसको देखिए। अगर हम देखें तो ये डाइंग डिक्लेरेशन हो गया। डाइंग डिक्लेरेशन ही तो हुआ कि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु का कारण बता रहा है, ये बता रहा है कि मेरी मौत क्यों हो रही है। अगर फीमेल के लिए कुछ अलग से सेक्शंस हैं, फीमेल के अलग से अथॉरिटीज हैं, तो मेल के लिए भी डेफिनेटली होनी चाहिए, वरना मेल की आवाज कौन उठाएगा। NCRB के 2022 की रिपोर्ट की माने तो घरेलू हिंसा कानून और धारा 498A में कन्विक्शन रेट मतलब दोष सिद्धि होने के मामले केवल 18% हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ऐसे में इस कानून में सुधार की मांग कई बार उठ चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।